रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। मुंशी प्रेमचंद का सचमुच बृहद कथा संसार सुने पढ़े जाएंगे जब तक है गंगा में धार। शब्द शब्द में प्रेमचंद है यही हमें है भान। दर्द लिखा है निर्धन जन का लेखक हुए महान। नमस्कार, मैं अपूर्वा चौधरी शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग की साहित्यिक सांस्कृतिक समिति साहित्य संगम की ओर से आप सभी का आज यहाँ स्वागत करती हूँ। हिंदी विभाग की समिति साहित्य संगम के द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय आज का समय और प्रेमचंद है। हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु शुक्ल जी, विभाग प्रभारी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम, संयोजक प्रोफेसर दर्शन पांडे सर, सह संयोजक डॉक्टर सरिता खरब मैम, डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर दुबे सर, डॉक्टर वीरेंद्र भारद्वाज सर, डॉक्टर राजकुमारी मैम एवं अन्य शिक्षक। मैं आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करती हूँ। हमारे प्राचार्य आज हमारे साथ किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और स्नेह हमारे लिए भेजा है और मैं आशा करती हूँ कि सर की शुभकामनाएं और स्नेह हमें वो ही मिलता रहेगा। मैं आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर रुचिरा ढींगरा मैम को कि वो आए और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में 2 शब्द कहें। मैम, आप आमंत्रित हैं। वेबिनार में जुड़े हुए विभिन्न कॉलेजों से हमारे सहयोगी, मेरे अपने विभाग के सहयोगी, छात्र और विद्वज्जन, आप सबका हार्दिक स्वागत वंदन। प्रेमचंद को पढ़ना उन चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करना है जिन्हें भारतीय समाज बहुत समय से झेलता चला रहा है और आज भी उन चुनौतियों का हल हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दलित, स्त्री, मजदूर, ऋणग्रस्तता, किसान, रिश्वतखोरी, विधवाएं, अनमेल विवाह, धार्मिक पाखंड, मानव मूल्यों का विघटन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य मानसिक रूप से जो अंतराल हमें दिखाई देता है, ग्रामीण जीवन की सहजता के मुकाबले नागरिक जीवन की स्वार्थ लोलुपता आदि ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो आज भी हमारे सामने उसी तरह से उपस्थित हैं। प्रेमचंद को गए इतना समय बीत चुका है, लेकिन उनके द्वारा साहित्य में वर्णित चुनौतियां 21वीं सदी में भी अपना रंग रूप बदलकर हमारे सामने उसी तरह से उपस्थित है। उदाहरण के लिए गोदान के गोबर और पंडित माता दीन को आज भी हम अपने गांव में देख सकते हैं। उनकी अमर कहानी कफन के घीसू और माधव की काहिलता को अगर हम छोड़ भी दें तो भी स्त्री शोषण, पेट की आग को शांत करने के लिए आदमी का रिश्तों को तार तार करना और गरीब का दुख में भी सुख की खोज करने का प्रयत्न आज भी हमारे सामने है। इन्हीं प्रश्नों को के उत्तर को ढूंढने के लिए या उनसे हमारा आमना सामना कराने के लिए हमारे मध्य हमारे आज के वक्ता उपस्थित हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए ये कहना चाहूंगी कि वो आज हमें ये बताएं कि प्रेमचंद हमें क्यों पढ़ने चाहिए, प्रेमचंद से हमें क्या सीख मिलती है, वो आज क्यों हमारे लिए प्रासंगिक है। धन्यवाद। रुचिरा जी, अपूर्वा, एक मिनट अपूर्वा जी, आप प्लीज सुधांशु जी का परिचय दें सबको। हम सभी के बीच हमारे आज के कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर सुधांशु शुक्ल जी मौजूद हैं। डॉक्टर सुधांशु शुक्ल जी का दायित्व हंसराज कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर का है। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ। बचपन में हम सभी को पहली दोस्त प्रेमचंद की कहानियों से मिली। 2 बैलों की कथा, निर्मला, गबन, गोदान, ईदगाह जैसी कहानियों को पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हमारे अपने गांव की।
दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्यकार प्रेमचंद होंगे जिनकी रचनाओं ने प्राइमरी से पीएचडी तक का सफर तय किया है। औपनिवेशिक शासन के प्रभाव स्वरूप भारत के ग्रामीण जीवन में जो भी बदलाव आए उसका प्रेमचंद ने आम लोगों की भाषा में निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, घासवाली, ईदगाह जैसी कई कहानियों में यथार्थ चित्रण किया है। हमारे आज के कार्यक्रम में भी प्रेमचंद और आज के समय से जुड़ी कई जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे कार्यक्रम के वक्ता डॉक्टर सुधांशु शुक्ल जी से कि वो आए और आज के विषय से जुड़ी कई जानकारियां देकर हमारे ज्ञान को बढ़ाएं। सर, आप आमंत्रित हैं। सबसे पहले तो मैं शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग और साहित्य संगम द्वारा आयोजित आज का समय और प्रेमचंद पर मुझे बुलाए जाने पर उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपने बीच अपने मित्र सर्वेश कुमार जी को भी देख रहा हूं। सर्वेश जी, सादर नमन। और स्वीकार कर लिया सर जी। आपको प्रणाम। प्रणाम। और इस विषय पर भारत में नहीं, मेरे विचार से विश्व में प्रेमचंद जयंती पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और जो ये आज का समय है, कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि एका प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। अगर साहित्यकार ही केवल एक ऐसा है जो कभी पूर्व नहीं होता, पूर्व विभागाध्यक्ष हो सकता है, पूर्व प्राध्यापक हो सकता है, पूर्व प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन साहित्यकार कभी पूर्व नहीं होता। साहित्यकार जैसा देखता है उसका वर्णन ही नहीं करता, वह उसका समाधान और अपनी दृष्टि से जिन जिन समस्याओं को देखता है उसका समाधान, और इसी से कहते हैं तीसरी आंख के रूप में साहित्यकार आपको भविष्य को भी दिखला देता है। यही कारण है कि प्रेमचंद को पढ़ना और ये कहना कि प्रेमचंद आज के समय में क्या उपयोगी हैं, मुझे लगता है कि प्रेमचंद आज के समय में नहीं, जब तक मानव सृष्टि रहेगी तब तक प्रेमचंद जैसे साहित्यकार प्रासंगिक रहेंगे। बहुत सुंदर विषय है आज का समय। हम जिन जिन समस्याओं को लेकर प्रेमचंद ने 80 साल पहले लिख दिया, जिन्हें हम पढ़ते चले आए और जिन्होंने हमें पढ़ाया और आज हम पढ़ा रहे हैं, उन समस्याओं को इस रूप में देख रहे हैं। दर्शन पांडे जी, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अभी व्हाट्सएप पर श्रद्धेय करुणाशंकर जी का एक लेख आया था, तो उन्होंने उस लेख पर लिखा कि समाज की विद्रूपताओं का विश्व के समक्ष इतना सुंदर वर्णन प्रेमचंद ने किया, और वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है। तो उस पर किसी व्यक्ति ने टिप्पणी की हुई थी कि साहित्यकार ने उस समय अगर ऐसी समस्याओं का ज्ञाता तो वे समस्याएं अभी तक क्यों बनी रही। उस टिप्पणी को पढ़कर मुझे लगा, साहित्यकार ने अगर वो समस्याएं हमें बता दी और कोई पूर्वज, कोई गुरु अगर हमें वो समस्याएं बता देता, अगर उसका निदान हम खुद नहीं करते, उसको नहीं करते, तो उसमें गुरु का या साहित्यकार का क्या दोष है? ये तो हमारी मंद बुद्धि का दोष है कि आज भी हम अपने आप को उन्हीं जातीय समीकरणों में आपस में बंधे हुए हैं। आज भी हमने उस संकीर्णताओं को अपनाया हुआ है। यही कारण है कि प्रेमचंद पराधीन भारत के स्वाधीनता कामी कालजयी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। वे विराट भारतीय जीवन के ऐसे कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार हैं जिनके साहित्य में राष्ट्र है,
जिनमें देशभक्ति है, जिसमें जो तुलसी का हमारा रिश्ते हैं, उन रिश्तों को दिखाया है। आज मानवीय जीवन की जो गाथा है, अगर हम कहते हैं तुलसी के बिना वो अधूरी है। रिश्तों की जो परिभाषा हम देखते हैं, वो रिश्तों की परिभाषा रामचरितमानस से हम देखते हैं कि किस प्रकार चली आती है। तो प्रेमचंद उसी रूप में तुलसी, वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, कबीर, भारतेंदु, महावीर प्रसाद की श्रेणी में आने वाले वो राष्ट्रीय साहित्यकार हैं जिनका साहित्य उच्च कोटि का है। आप इनकी अगर कहानियों को ही ले लीजिए, क्योंकि कहानी से शुरुआत हुई, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, गुल्ली डंडा, ईदगाह, कफन, फूस, हम सबने ये कहानियां पढ़ी और इन सब कहानियों को पढ़ने के उपरांत हमें आज भी खेल के अंदर, अगर गुल्ली डंडा के अंदर आप देखते हैं तो खेल की जो भावना है, उस भावना का नजर आता है। जब जातीय समीकरण बन जाते हैं या पदीय, एक पद अधिकारी मित्र के हो जाने पर खेल होता, तो खेल खेल नहीं होता है। और आज जिस खेल जगत के अंदर जिस चीजों को हम देखते हैं, उसका स्वरूप आज भी दिखलाई देता है। जिस समय क्रिकेट की बात कोई जानता नहीं, उस समय प्रेमचंद ने क्रिकेट जैसी कहानी लिख दी। तो प्रेमचंद कोई साधारण साहित्यकार नहीं रहे। यही कारण है कि आज भी जब हम परिवार को देखते हैं तो बहू आती है तो यही कहते हैं बड़े घर की बेटी है। घर को जोड़ने का काम और हृदय परिवर्तन की बात, अगर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हम सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह है। लेकिन अगर जब उसका विस्तार हो जाता है तब रिश्ते टूटते हैं। और थोड़े से ही समय के लिए जब हमारे अंदर का स्थायी भाव जाग उठता है तो हृदय परिवर्तन होता है। और हम किस प्रकार से बड़े घर की बहू बेटी के अंदर हम देखते हैं, तो किस प्रकार भाइयों को, जबकि पूरा परिवार ही बिखर जाता, इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा। आज आप देखिए कि पूरे परिवार जो संयुक्त परिवार थे, और हम सब में मैं अपने से लेकर रुचिरा जी और सर्वेश जी बैठते हैं, कहाँ हम सब लोगों ने क्या परिवार देखे हैं। केवल अपने ही परिवार के साथ साथ चाचा ताऊ के परिवार को देखा है एक साथ। और हमें कभी लगा ही नहीं कि ताऊ हमारे ताऊ है, ताऊ हमारे पिता से बढ़कर माने जाते, बड़े पापा कहा जाता। आज के समय में क्या इस सब को पढ़ने के बाद, प्रेमचंद को पढ़ने के बाद, अगर हम कहानी केवल मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद मनोरंजन के साधन नहीं है। प्रेमचंद जीवन जीने की कला दिखाते हैं। प्रेमचंद जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। प्रेमचंद मानवीय मूल्यों की गाथा है। उनको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा। आप पंच परमेश्वर कहानी पढ़ लीजिए, तभी भी आपको लगेगा पंच परमेश्वर का क्या ग्रहण होता है और मित्रता क्या होती है। लेकिन प्रेमचंद जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण, गांधीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, अद्वैत दर्शन, ये सब चीजें, दृष्टिकोण प्रेमचंद के साहित्य में देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि प्रेमचंद को किसी एक रूप में बांधकर, किसी एक दृष्टि में बांधकर रखने का जो प्रयास किया गया, वो बहुत ही गलत रहा। इसलिए पाठकों से मैं ये निवेदन करता हूं, अगर किसी भी साहित्यकार को पढ़ते हो, ये जरूर हो सकता है कोई साहित्यकार किसी एक विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो उस विचारधारा से बद्ध होकर साहित्य नहीं लिखता। उसकी अपनी एक सोच होती है। तो प्रेमचंद को हम केवल एक वर्ग विशेष, और प्रेमचंद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही हिंदी जगत में कि प्रेमचंद को
एक वर्ग विशेष के द्वारा अपने दायरे में, अपने गलियारे में घसीटने का प्रयास करने लगा। प्रेमचंद को यह बताकर कि प्रेमचंद बहुत गरीब थे और उनके पास कुछ नहीं था, और उन्होंने एक प्रगतिशील संघ के जो अध्यक्ष बने तब से लेकर उनके पास जो मार्क्सवाद का ठप्पा और अपना कवि कहा जाने लगा, अपना कहानीकार कहना जाने लगा, अपना उपन्यासकार कहने लगा, यह दृष्टि प्रेमचंद के साहित्य के साथ मुझे लगता है कि कोई न्याय ना कर सकी। प्रेमचंद को हम केवल अगर पढ़ें तो आज के समय और जब तक सृष्टि है मानवीय संबंधों, मानवीय मूल्यों के रूप में पढ़ने की जरूरत है। प्रेमचंद के साहित्य के अंदर देशभक्ति है, संस्कृति है, मानवता है। इसी के संदर्भ में मैं कुछ कहानियों के माध्यम से अपनी बात करता हूं, बताता हूं मैं। जैसे बड़े घर की बेटी की मैंने बात की थी कि रानी सारंधा के बाद बड़े घर की बेटी जो कहानी आई, ये कहानी एकदम से मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट इस कहानी ने बना दिया एकदम से। और ये कहानी ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और जो पात्र हैं आप सबने इसके अंदर पढ़े हुए हैं कि किस प्रकार ये पात्र जो हैं आपस में दो भाइयों के बीच की कहानी और हृदय परिवर्तन के माध्यम से आपस में जोड़ने का काम करती है। ये कहानी आज भी हमें हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों को सुशिक्षित करने का भाव दिखाती है। भारतीय नारी परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, परिवार को तोड़ने का काम नहीं करती हैं। इस रूप में बड़े घर की बेटी हमेशा याद की जाएगी। एक कहानी इनकी है गरीब की हाय। हम सब जानते हैं और पढ़ा भी हमने, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए, कि दुर्बल व्यक्ति को कहीं नहीं सताना चाहिए। और गरीब की हाय जो कहानी है, जो गांव के निर्धन के दुख दर्द को बयां करती है, और इसके अंदर ग्रामीण चेतना का आरंभ है, जहां एक निर्धन गरीब किसान परिवार है जो जमींदार के द्वारा जिसका शोषण किया जाता है। तो निर्धन को पीड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी हाय से शक्तिशाली व्यक्ति नष्ट हो जाता है। प्रेमचंद के सामने यह दोहा अवश्य रहा होगा, क्योंकि यह कहानी इसी के मंतव्य को, उसकी नैतिक शिक्षा को आधार बनाकर ये कहानी रची गई हुई है। प्रेमचंद कि अगर आप उपन्यास को उठा लीजिए, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो रंगभूमि हो, चाहे वो निर्मला हो, आज भी क्या आपको नहीं लगता कि निर्मला उपन्यास पढ़ने पर हमारे देश के अंदर क्या दहेज जैसी समस्या या अनमेल विवाह की समस्या खत्म हो गई है? आज भी परिवारों के अंदर किस प्रकार लड़कियों को अभावों के कारण पिता को किस तरह से सौंप देना पड़ता है। तो आज भी निर्मला के रूप में हम समाज के अंदर लड़कियों को देखते हैं। आज भी तोताराम बैठे हुए हैं। तो चाहे आप रंगभूमि देख लीजिए, रंगभूमि के देखिए, रंगभूमि का सूरदास आज भी संघर्षरत व्यक्ति का उसका प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा। गोदान के अंदर आप देखिए कि गोदान जो कहानी उपन्यास है कि पूरा का पूरा किसान व्यवस्था के ऊपर, और आज भी आप देख रहे हो किसानों को देखकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वास्तव में किसानों की स्थिति इस रूप में है? चंद अगर जो जमींदार हो गए जिनके बढ़ता है, बाकी जो किसानों की स्थिति है वो मुझे लगता है अगर गोदान के रूप में हम देखते हैं। और यही कारण है कि छोटा किसान छोड़कर जिस तरह से गोदान के अंदर गोबर मजदूर वर्ग के रूप में चला गया, वह समस्या में आज भी नजर देखने को नजर आती है। और आज भी हम
क्योंकि हम सब लोग जिस तरह से रहते हैं उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं कि परिवारों के अंदर, महानगरों के अंदर अगर हम लोग सुख से जी रहे हैं, तो गांव के अंदर छोटे किसानों की स्थिति आज भी गोदान जैसे ही, या आपको पूस की रात घीसू और माधव की कफन के पात्रों की तरह से चलती नजर आएगी कि हमें हल्कू जो है किस प्रकार से अपने किसान खेत को बचाने के लिए पूरी पूरी रात के अंदर उसके पास कंबल नहीं है, साबुत कपड़े नहीं है। क्यों? वहां का किसान शहरों की ओर भागता है और मजदूरी करने लगता है कि पूरा काम करने के बावजूद भी उसके पास इतना नहीं हो पाता कि वह अपना परिवार का, अपने लोगों का पेट भर सके। तो प्रेमचंद की कहानियां जो हैं, इसी के संदर्भ में मैं आज के समय में भारत ही नहीं विश्व के अंदर, शायद विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ाया जा रहा है रामायण और गीता के बाद साहित्यकार के रूप में, वो प्रेमचंद आज सबसे ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं। पोलैंड के अंदर कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जिसके अंदर प्रेमचंद की कोई कहानी और उपन्यास और कहीं नहीं निरूपण ना लिया जाए। और मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा प्रेमचंद की प्रासंगिकता के संदर्भ में मैं अपनी बात, प्रेमचंद ने परीक्षा कहानी लिखी। जो आज का समय है, उस समय में कितनी ज्यादा प्रेमचंद किस प्रकार से प्रासंगिक है, यह बताता है कि जब परीक्षा कहानी आई, सरदार सुजान सिंह रियासत के लिए दीवान की का चयन करते हैं और देखते हैं कि डिग्री होल्डर को उनको नहीं चाहिए, वो देखते हैं कि उसके आचरण में किस प्रकार से रूप है। और एक युवक को देखते हैं और जो उनकी बैलगाड़ी रूप बदल कर जाते हैं और एकदम से देखते हैं गाड़ी कीचड़ में फंस गई और युवक उनकी गाड़ी को निकालता है और उनकी सहायता करते हैं और कहते हैं रियासत के लिए दीवान मिल गया। प्रेमचंद ने वो परीक्षा कहानी तब लिखी थी। उसके बाद मनु भंडारी की कहानी आई कमरे कमरे कमरे, और उसके बाद 2019 में जिन्हें ओल्गा तोरगाचुक ने कहानी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी कहानी आई कमरे तथा अन्य कमरे। तो पूरे विश्व को दिशा दिखाने वाले प्रेमचंद की कहानी परीक्षा एकमात्र उसका उदाहरण में देकर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं कि सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी दीक्षा क्या है? आचरण है। हम अंग्रेजी के व्यवहार और आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। हम सामने वाले को देखकर व्यवहार करते हैं। मैं सर्वेश को देखकर ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत दिनों बाद मिले हो सर्वेश, बहुत अच्छे लग रहे हो, ये मेरा व्यवहार है, हम आपस में कर रहे हैं। लेकिन आचरण, एकांत में किया जाने वाला जो व्यवहार होता है, वो हमेशा व्यवहार। तो संस्कृति तो आचरण की परिभाषा है। प्रेमचंद उच्च आचरण को भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर लिखते हैं, और वो परीक्षा हिंदी साहित्य के जगत में नहीं, विश्व साहित्य के अंदर परीक्षा को गिना जाता है, माना जाता है। और उसी को आधार कर ओल्गा ने जो कहानी लिखी, कमरे था अन्य कहानियां, उसके कुछ ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूं कि ओल्गा तोरगाचुक ने जो कहानी लिखी, उसके अंदर दिखाया कि एक होटल है और उस होटल के अंदर 3 अमेरिका के कुछ लोग रह रहे हैं। तो अमेरिका के जो लोग रह रहे हैं, 4 लोग, वो जहाँ पर सर्विस करने के लिए जो जाती है महिला, तो वहां पर देखती है उसको बड़ी बदबू से आती है। देखती है सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, कहीं बाल पड़े हैं, विस्की की बोतल खुली पड़ी है, खाया पिया बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और बड़ा उसको अजीब सा लगता है, दुर्गंध सी आती है, गंदगी सी लगती है। दूसरा परिवार देखती है, जापान का पति पत्नी है, उस कमरे में जाती है, खुशबू, एहसास महसूस करती है, उसे आता है, और सब चीज अपनी जगह पर पड़ी हुई है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं पर कुछ वो नहीं है, साफ सुथरा है। जो चीज जहां रखी है वहीं रखी हुई है, ऐसा लगता नहीं किसी ने यूज भी किया हुआ है। उस व्यक्ति से उसका कुछ नहीं लेना देना, लेकिन उनके उस आचरण को देखकर एक स्मृति, एक पहचान, एक खुशबू उस
सर्विस करने वाली महिला के मन में बन जाती है कि इस देश के लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं। आज हम परीक्षा कहानी को देखते हैं तो परीक्षा कहानी को पढ़ते हुए देखिए आप कि हमें क्या अपने साथ काम करने वाले क्या ऐसे आचरणधारी लोग आपके साथ नजर आते हैं जिनके अंदर संवेदना हो, जो अपनेपन से काम करते हैं, एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ने की जो ये दौड़ है, उस दौड़ को प्रेमचंद ने उस समय दिखाया दिया। प्रेमचंद इसलिए आज भी जी जाते हैं। प्रेमचंद के संदर्भ में तेजेंद्र शर्मा की भी कहानियों को मैं लेना चाहता हूं। देखिए, प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी, उनके जो पात्र, जो परिवेश थे। अब आप कफन की बात करिए, कफन के अंदर यीशु और माधव कफन के लिए पैसा मांगते हैं। उनके लिए मजबूरी भी हो सकती है, उनके लिए भूख भी है। लेकिन आज के समय में तेजेंद्र शर्मा जब कहानी लिखते हैं मृत्यु के इंद्रधनुष, तो कब्र का मुनाफा लिखते हैं। प्रेमचंद उस भारतीय समाज के निम्न वर्ग के ऊपर लिख रहा है, जहां की हकीकत गरीबी केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, हर देश के अंदर ये पाती है। गरीबी के अंदर, मजबूरी के अंदर किस प्रकार का लिखा हुआ साहित्य होता है, वो कालजयी साहित्यकार बनता है। तेजेंद्र शर्मा ने जो कहानी लिखी कब्र का मुनाफा, और ये आज मानवीय मूल्य किस प्रकार से बदल गए हैं। सब कुछ पैसा है, करोड़ों रुपए पास है, पति पत्नी तभी भी एक दूसरे को धोखे दिए हुए जा रहे हैं। और मित्र बात कर रहे हैं कि अब कब्र भी पहले से बुकिंग करानी पड़ती है कि जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने देखा, हम सब ने देखा कोरोना के समय के अंदर क्या हो गया, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी। अब तो इलाके में सर्वेश जी पहचान होती है कि आप किस इलाके में रहते हैं तो आपका स्टेटस क्या है। पॉश कॉलोनी में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं तो आप बहुत व्हाइट कॉलर माने जाते हैं। तो व्हाइट कॉलर जो माने जाते हैं, उन लोगों के मन में धन की अधिकता के कारण और अधिक जो मोह मरता है, उसके अंदर मानवीय मूल्यों का जो ह्रास है, उसको देखकर तेजेंद्र शर्मा लिख रहे हैं। हमने कहानी पढ़ी बूढ़ी काकी, प्रेमचंद ने कब लिखी हुई, मुझे लगता है 80 साल से ऊपर हो गए। अमेरिका की सुधा ओम ढींगरा लिखती हैं खिड़कियों से झांकती आंखें। प्रेमचंद ने जब एक कहानी लिखी तो ये वृद्ध विमर्श को लेकर नहीं लिखी थी। एक सामान्य परिवार के अंदर जो पीढ़ियों का अंतराल होता है, किस प्रकार से रूप में देखते हैं। जब मैं सुधा ओम ढींगरा की कहानी पढ़ता हूं, खिड़कियों से झांकती आगे, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन माता पिता अकेले हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं। बेटे अमेरिका के ही दूसरे शहर में रह रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे। और किस प्रकार से बूढ़ी काकी खाने के लिए तरस जाती है। तो सुधा ओम ढींगरा ने लिखा है कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी, जो इतना शक्तिशाली देश है, वहां तो सरकार की तरफ से होता है, खाने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है, पैसे दी जाती है, लेकिन हालात वही हैं। ऐसे ही कदम नॉटिंघम की 7 कदम कहानी जया वर्मा लिखती हैं, तब मुझे प्रेमचंद आ जाता है। प्रेमचंद आज के समय में भी जो लोग लिख रहे हैं, उनका अगर आधार माना जाएगा तो वो प्रेमचंद ही माना जाता है। प्रेमचंद ने वो जो बातें लिखी हैं, क्योंकि जब तक सृष्टि है तब तक, अगर सृष्टि है, मानव है, तो मानवीय मूल्य हैं, रिश्ते हैं, उनकी कसक और उनकी जो संवेदनाएं हैं। अब आप जानवरों के रूप में भी देखिए, अगर आप जानवरों के रूप में देखती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने भी बचपन में ये 2 बैलों की कथा हीरा और मोती पढ़ी। इससे बड़ा क्या संस्मरण। एक संस्मरण 2 बैलों की कथा के ऊपर ही बीएल गौड़ जी ने एक संस्मरण सुनाया था जेल के अंदर, कि एक जब इमरजेंसी के टाइम में वो जेल गए तो एक भैंसा और एक बैल था, तो बैल मर गया तो भैंसा ने 3 दिन तक खाया नहीं, उसके आंसू टपकते रहे, चौथे दिन वो भी मर गया।
पूस की रात के अंदर झबरक जो कुत्ता है, अब आप उसकी संवेदना देखिए, वो हल्कू के साथ किस रूप में जा रहा है। और यूरोप के अंदर तो पशुओं को पालना एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है। कहीं गली में इस रूप में घूमते नजर नहीं आएंगे, और कहीं कोई किसी को कुत्ते को इस तरह होता है कि मानवीय संबंधों के साथ उसको बहुत माना जाता है, आदर किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो प्रेमचंद का समय तब था, आज है और आगे भी रहेगा। प्रेमचंद को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, जैसे कहते हैं ना, रामचरितमानस जितने पढ़ा और जितनी बार पढ़ो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज निकल कर आती है। तो प्रेमचंद उसी रूप में जितनी बार पढ़ोगे नए नए रूपों में आपके सामने निकल कर आएंगे। और प्रेमचंद के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए करने के लिए अगर इस पर प्रश्न किए जाएं तो वो ज्यादा और अच्छा होगा। जो लोग बैठे हैं बातचीत की जाए तो उससे मुझे लगता है और ज्यादा होगा। इसी के संदर्भ में एक बाल मनोविज्ञान की कहानी हम सब ने पढ़ी है, ईदगाह। और ईदगाह कहानी को पढ़ने के बाद शायद बाल मनोविज्ञान की कहें या हम कहें कि मुस्लिम समुदाय की ऐसी कहानी जो मील का पत्थर बन गई हो, ईदगाह कहानी उस कहानी के रूप में हमें देखने को आती है। हामिद के पात्र को कौन नहीं जानता। हामिद ऐसा पात्र है, बच्चा है जो अपनी दादी के लिए चिमटा लेने जाता है और गांव के मेले के अंदर की बात होती है। हम सबने मैं अपना तो और सर्वेश का जरूर कह सकता हूं, गांव के मेले देखे हैं हमने, और सप्ताह में लगने वाले वो बाजार भी देखे हैं हमने। यहाँ के वो मॉल में नहीं गए, वो बाजार और साइकिल से और बैलगाड़ी से खूब यात्राएं की, क्योंकि गांव में रहते हैं और गांव आज भी हमारे अंदर जीता है। और जिसके अंदर गांव आज भी जीता है वही धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है। तो ईदगाह को लेकर भी बाल मनोविज्ञान की इतनी सुंदर कहानी, मुझे लगता है कि विश्व साहित्य के अंदर दूसरी कहानी नहीं होगी। ज्योति जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? कुछ बातचीत भी की जाए, साथ साथ कुछ प्रश्न भी आए। रुचिरा जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत ही शानदार वक्तव्य, बहुत व्यापक संदर्भों के साथ आपने अपनी बात कही, और ये सच है। बाकी आगे आदरणीय रुचिरा मैम बताएंगे कि प्रश्नों के साथ शायद और अच्छी बात आगे बढ़ेगी। हाँ, उस पे प्रश्न उठे, उस बातचीत हो, उस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे साथ साथ डॉक्टर दर्शन पांडे, डॉक्टर रुचिरा जी बैठी हुई हैं। अपूर्वा, यदि आपके पास कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए होंगे तो आप उन प्रश्नों को या तो सर के सामने रख दें, या कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछना चाहता है और हम लोग भी तो आपस में बात कर सकते हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपना माइक अनम्यूट करके सर से प्रश्न पूछ सकते हैं, या कोई जिज्ञासा है या कोई बात रखना चाहते हैं, कोई टिप्पणी है, वो भी कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर सुधांशु जी, मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, तो नहीं, संवाद नहीं है, मैं तो आपसे, और क्योंकि चुटहिया जलेबी का आनंद वो आपने ही लिया है और मैंने भी लिया है, तो जिसने चुटहिया जलेबी का आनंद नहीं लिया है वो क्या जानेगा। खैर, आपसे जब हम दीनदयाल के माध्यम से चर्चा कर रहे थे तो मैं दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि आपने आज के व्याख्यान में उन दोनों दृष्टियों को रखा है। एक तो जैसे प्रासंगिकता के संदर्भ में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात आपने कही थी, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य का बहुत अच्छा आपने वर्णन किया है। और प्रासंगिकता में की जहां तक बात है, तो आप तो खुद ही कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध में देवनागरी में उर्दू और हिंदी को मिलाकर लिखने की बात उन्होंने कही थी। किसी ने नहीं मानी, कट्टरपंथ ने। पाकिस्तान भी बन गया, हिंदुस्तान भी बन गया। तो प्रासंगिकता का साहित्यकार का ये है कि साहित्यकार जिस जीवन में जीता है उसी की ही बात उस समय नहीं मानी जाती। तो बाद में अब ठीक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपने जिस बात को कहा था मुझसे उसको किया।
दूसरी बात एक आपने व्याकरण के संदर्भ में भी कही थी, शुद्धता शुद्धता की बात, तो आपने कहा वो शुद्धता ज्यादा भी जो है दुखदाई होती है, इसलिए उसको प्रयोगशीलता के रूप में क्यों न देखा जाए। तो ये जो प्रयोगशीलता है और जो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, आज आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया, और मैंने तो खैर आपका पहली बार ही ये व्याख्यान सुना है, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जो आपकी चिंतन धारा है और जो आपका विचारधारा है, उसमें आपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य और प्रयोगशीलता इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया है। तो मेरी तरफ से तो आपको बधाई है ही है, धन्यवाद है ही है। तो बाकी तो चुटहिया जलेबी का आनंद तो आज तक नहीं भूलता है, तो एक टेक्निकल शब्द है, आप भी जानते हैं, तो अब भी बहुत याद आती है। तो अब भी जब मन करता है तो मैं गांव जाके उस चुटहिया जलेबी का जरूर आनंद लेता हूँ। तो बहुत बहुत अब मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैंने बताया था करुणा शंकर जी का जो लेख मैंने भी पढ़ा व्हाट्सएप पर, वो जिस रूप में दिखाना चाहते हैं सामाजिक विद्रूपताएं भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, उनको भी सब विश्व के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन आलोचक, अगर साहित्यकार ने उसको बता दिया, अगर उसे हम नहीं अपना रहे इतने सालों में, उसमें साहित्यकार का क्या दोष है? उस पर प्रश्न लगाना है कि नहीं, बड़ा हास्यास्पद लगता है वो। यही है, यही विद्रूपता है। और अभी मैं एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था, कमल किशोर गोयनका जी का एक इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कितना काम कर लिया, कहते हैं बहुत काम करना बाकी भी है, मैंने ये लिखा उनके ऊपर, प्रेमचंद कोश बनाया, ये करा। तो उन्होंने कहा 3 मैंने और भी, भोलानाथ जी हैं शायद, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ था, तो पूर्वांचल के हैं, और अभी तो उनकी भाषा के ऊपर बहुत बड़ा काम, प्रेमचंद की भाषा पर विश्वकोश बनने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उर्दू से हिंदी में लिखा, जो आपने बात कही ना, उर्दू से हिंदी में लिखा और हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो रहा है। तो प्रेमचंद के अंदर उर्दू में भी, उर्दू के जो अरबी फारसी शब्द हैं उनको लेकर, और संस्कृत से तद्भव तत्सम को लेकर, कहते हैं उसके अंदर इतने पात्र हैं, और एक पात्रों का विश्वकोश बनने जा रहा है, जिसमें 3000 पात्र को लेकर उन्होंने लिखा हुआ है। जिन्होंने 300 के आसपास कहानियां लिख दी है, तो इनके पात्र भी कितने होंगे। तो प्रेमचंद को अगर हम सोचें कि एक बैठक के अंदर ये अगर बात कर दें, तो मुझे लगता है कि वो तो असंभव बात है, बेईमानी है, वो बिल्कुल बेईमानी है। बेईमानी क्या, खुली डकैती है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और नमस्कार सर, सुधांशु सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ विकास जी। जी सर। ज्यादा कठिन मत पूछना। जी सर, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है सर। हाँ। प्रेमचंद की कहानी है कफन। हाँ। अगर हम उसे एक विदेशी भाषा के रूप में, उच्च शिक्षा में साहित्यिक पाठ के रूप में उसे रखते हैं, तो वहाँ उसका उद्देश्य क्या है? वहाँ उसको क्यों हम पढ़ाते हैं? मान लो वो क्रोएशिया हो, पोलैंड हो, जर्मनी हो, कहीं पर भी जब हम कफन कहानी को उन छात्रों को पढ़ाते हैं, BA MA के छात्रों को, क्योंकि सर हम कोई भी कहानी वहाँ रखते हैं तो वो पूरे भारतवर्ष को का प्रतिनिधित्व करती है। अब वो वहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, तो कफन कहानी को पढ़ाते समय वो जो बच्चे पूछते हैं कि क्या मतलब इतनी गरीबी है और कफन तक को बेच के और वो मतलब अपना पेट भर रहे हैं, मतलब भारत क्या सिर्फ भूखे नंगों का देश है? बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास, हाँ बहुत बढ़िया। और ज्योति सामने बैठी है, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो फौरन पकड़ लेगी, और गुरु को पकड़ ले शिष्य तो बहुत दुर्गति होती है। प्रेमचंद की कहानी कफन और पूस की रात और ये ईदगाह पूरे विश्व के अंदर पढ़ाई जाती हैं, और पूरा विश्व अमीरी से नहीं गला हुआ है। पोलैंड में भी ऐसी गरीबी देखी गई है, जो कूड़ा करकट के अंदर जो होता है, जो डस्टबिन के अंदर से लोग ब्रेड निकाल कर खाते हैं, वहां भी ऐसी गरीबी है। ज्योति आपके यहाँ भी रही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? और पूरे विश्व के अंदर हम ये लोग सोच लेते हैं कि भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, कफन के अंदर
किस प्रकार से वो कफन के लिए करते हैं, शराब पीते हैं और यह करते हैं। लेकिन अगर आपको ये उसके अंदर होगा, आप ये पढ़िए कि जो कफन के अंदर जो आखिरी प्रेमचंद ने कहा है, माया महाठगनी जो रुबा करते नाचते हैं, कि जीवन का जो सार है वो यही है। बैकुंठ उसको मिला ना मिला हो उसकी पत्नी को, लेकिन इस लोक में रहते हुए जो आनंद बाप बेटे उठा रहे हैं वही जीवन है। आप तेजेंद्र शर्मा की कहानी पढ़िए, पासपोर्ट के रंग बदल गया, पासपोर्ट के रंग, कि एक तरफ मौत होती है, लाश सामने पड़ी हुई है, और फौरन बीमे का पैसा कितना आएगा, बीमे का पैसा किसको जाएगा, और आगे के संबंध और आगे भविष्य के लिए राजनीति हम करने लगते हैं। तो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, तो हमारे यहाँ तो इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु भी एक संस्कार है। हम तो उसके अंदर भी गाने बजाते हुए ये कर लेते हैं, भाई ना हो तभी भी भोज बिठाना पड़ता है, किस रूप में। तो ये जरूरी नहीं होता कि ऐसी कहानियों को लिखकर हमारे देश की छवि गर्म होती है। पोलैंड के अंदर इतनी गरीबी है, अंजेय अस्तु हैं, जो उनका पूरा का पूरा मजदूर वर्ग और जो ठेके पे काम करने वाले हैं, जिनको आजकल हम लोग कहते हैं आउटसोर्स लेने लग गए हैं, उनकी पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। हर पूरे विश्व के अंदर है, लेकिन हम सोचते हैं भारत गरीब है, बाकी सब बहुत अमीर हैं। जो लाल किले पर सरोजनी नगर के अंदर सेकंड हैंड के जो कपड़े मिलते देखते हैं, पोलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर हर दिन बाजार के किनारे दुकानों के अंदर लोग पुराने कपड़ों को बेचते, प्रेस करके बिकते हैं। तो ये तो हर जगह बना हुआ है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि जो होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं और ये यूरोप के देश और ये दूसरे देश बहुत अच्छे। सर एक मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आपने कहा ना अमीरी और गरीबी की बात, जो कफन का जिक्र इन्होंने किया विकास जी ने, तो कफन निश्चित रूप से कफन कहानी में गरीबी का बड़ा ही त्रासद जो है चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। लेकिन इसमें जो एक चीज जो बताना चाहते हैं प्रेमचंद, जो मुझे लगता है कि वो वैश्विक है, वो ये है कि व्यक्ति के स्वार्थ की पराकाष्ठा का वर्णन। यानी जो घीसू और माधव हैं इसमें, वो जो उसकी पत्नी है वो प्रसव वेदना से कराह रही है घर के भीतर, दोनों को पता है, लेकिन वो दोनों में से एक भी इसलिए नहीं देखने जाना चाहता कि अगर एक चला गया तो जो आलू हैं जो आग में भुन रहे हैं, वो आलू जो है वो दूसरा खा जाएगा। तो ये घोर जो कहते नहीं है स्वार्थ की पराकाष्ठा, उसका चित्रण ये करना चाहते हैं। ना। आज व्यक्ति इतना जो है स्वार्थ में पूरी तरीके से डूब चुका है कि उसको तमाम जो मूल्य हैं हमारे, जैसा कि आपने वर्णन भी किया है कि जो हमारे तमाम मानवीय मूल्य हैं वो उनका ह्रास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उसका चित्रण भी वो करना चाहते हैं, जो आज के संदर्भ में कहें, या मैं ये कहूंगा कि ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक रूप से कहा जा सकता है। विकास जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ इस समय, और कफन कहानी को पढ़कर हम सब लोगों को पता है कि कफन कहानी के अंदर घीसू और माधव आलसी व्यक्ति हैं, शराबी हैं और गरीबी है। खेत से आलू चुराकर खाते हैं। बाप बेटे को लगता है कि अगर अंदर चला गया तो एक आलू ये निकाल जाएगा और मेरे हिस्से का नहीं बचेगा। यही बात है ना। और भूख के अंदर लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं। यहाँ तो आलू चुराने की बात है। पेट की भूख, पेट की जो आग होती है, उसके अंदर आदमी कहां से कहां तक कर जाता है और कितना गिरना पड़ जाता है, उसके पीछे की जो मजबूरी है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना, इसीलिए प्रेमचंद ने केवल उनको अकर्मण्य रूप में दिखाया है। अगर अकर्मण्य हैं और आलसी पर एक नंबर के और शराबी हैं, उनको लगता है ये है। अगर किसी सामान्य रूप में दिखाया जाता तब वो बात बनती। लेकिन भूख केवल भारत के अंदर ही नहीं है, पेट की आग भारत के अंदर ही नहीं है, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेमचंद की कहानी, ये कफन पूरे विश्व के अंदर पढ़ी जा रही है।
अगर केवल गरीबी के कारण ही होता तो भारत देश का नाम होता। प्रेमचंद को कफन और पूस की रात के कारण कुछ चुनिंदा कहानियां हैं जिसके कारण पढ़ा जाता है और उनको लिया जाता है। ज्योति जी। जी सर, सबसे पहली बात तो ये कि आपने सारी बातें कह रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि हाँ। विकास सर ने बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही ज्वलंत सवाल ये पूछा है कि आमतौर पर जब विदेशों में पढ़ाते हुए कुछ पाठ्यक्रम के लिए कुछ कहानियां या कुछ सामग्रियां चुनी होती हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी सतर्कता तो बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कौन सा आयाम किस पाठ के माध्यम से पाठक तक पहुंचेगा, इसके प्रति शायद एक सतर्कता की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर सुधांशु शुक्ला सर ने कहा पहले ही अपने वक्तव्य में भी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन समाज का दर्पण होने के साथ साथ साहित्य संवेदनाओं का ताना बाना भी होता है, और उन वेदनाओं को कितनी बारीकी के साथ कौन सा साहित्यकार उकेर रहा है, कितनी ईमानदारी के साथ कौन सा साहित्यकार उकेर पा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो गरीब अमीरी या तमाम तरीके के कुछ वर्ग भेद जिनकी बातें हमारे देश में शायद जातिगत खांचों में भी हैं, लेकिन जब देशों में आते हैं तो देखते हैं कि वर्ग के आधार पर ये खांचे बहुत भारी भरकम हैं, बहुत लोग महसूस करते हैं। और तब विद्यार्थी भी ये सवाल हमसे करते हैं, जब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो वहां हमें बताया जाता है कि जाति में समाज बटा हुआ है, लेकिन जाति में बटे हुए समाज के साथ जिस तरीके की जो भी कह लीजिए आप, जो भी समस्याएं हैं, विदेशों में आकर आप देखिए यहाँ जाति नहीं है लेकिन वर्ग के आधार पर वो खांचे आपको नजर आते हैं। तो जो खांचे हैं वो हर समाज में हैं, लेकिन उन खांचों की समस्याओं और संवेदनाओं को कौन सा लेखक पूरी ईमानदारी और बारीकी के साथ रेखांकित कर पा रहा है, ये उसकी सफलता है। और मैं समझती हूँ कि प्रेमचंद इसीलिए विदेशों में विद्यार्थियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा या शोधार्थियों के, अध्यापकों, तमाम लोगों के चहेते हैं, क्योंकि प्रेमचंद संवेदनाओं को उनकी पूरी बारीकियों के साथ उकेरना चाहते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में हम जिस भारतीय समाज को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो भारतीय समाज कोई कृत्रिम समाज नहीं है, बल्कि उसे उसकी पूरी अपनेपन के साथ, उसे उसके पूरा जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ प्रेमचंद उकेर रहे हैं। और शायद इसीलिए लोग पसंद करते हैं प्रेमचंद के लेखन को, और आज भी प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। नए शोध लिखे जा रहे हैं प्रेमचंद पर। सबसे ज्यादा अनुदित लेखक हैं प्रेमचंद, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों में सच्चाइयां हैं, प्रेमचंद की कहानियों में संवेदना की बारीकी है। तो समाज क्या है और समाज किस रूप में परोसा जाएगा किसी कथा साहित्य के माध्यम से, कैसे दूसरा समाज उसे लेगा, क्या आलोचना उसके बारे में करेगा, और खासतौर पर भारत के संदर्भ में, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, इसीलिए अपनी विकास यात्रा के प्रति हम बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। और खासतौर पर यूरोप और अमेरिकी देशों के साथ एक जो तुलनात्मक हमारा अध्ययन है, उस अध्ययन या कहना चाहिए एक जो काल्पनिक दृष्टि है, जैसा कि सुधांशु सर ने कहा कि जब आप यहाँ आते हैं तब आप देखते हैं कि गरीबी तो हर समाज का हिस्सा है, और शायद हमारे देश में वो गरीबी का खांचा फिर भी आपको इतना इतनी असंवेदनशीलता उसके प्रति मिलेगी जितनी असंवेदनशीलता आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगी, कि वो वर्गगत खांचे कितने ज्यादा गहरे हो जाते हैं। वो शायद हमारे देश की जो जातिगत खांचे हैं उसको भी कहीं पार कर देते हैं। प्रेमचंद पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ उन संवेदनाओं को उकेरने वाले रचनाकार हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए सबके परिवार है। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैंने इसीलिए कहा प्रेमचंद जब तक मनुष्य है मानवीय संवेदनाओं के साहित्यकार हैं, जब तक मनुष्य रहेगा प्रेमचंद पढ़े जाएंगे। और प्रेमचंद केवल देश काल के पढ़े हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उनकी पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काव्य होता है
वो विशेष होता है, किसी विशेष जाति का नहीं होता, विशेष व्यक्ति का होता है। सीता यहाँ पर एक जाति से ना होकर एक पूरी की पूरी नारी जाति का वो करती प्रतिनिधित्व करती है। तो इसीलिए जो पात्र सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए कृपया। और इसीलिए प्रेमचंद के पात्र बार बार हमारी आंखों के सामने आते हैं, हमारे जीवन में लगता है। मैंने कहा जब भी आपको लगने लगेगा कि परिवार के अंदर, आप अपने अंदर ही देखिए, कहीं कोई बात होती है, भाइयों के बीच में होती है, और अगर कहीं जो उसमें ज्योति अगर दो भाइयों को जोड़ने का काम करती है तो बड़े घर की बेटी वो समझने नजर आएगी। दो मित्रों की बात आती है तो पंच परमेश्वरी का आपको याद आने लगता है। बाल मनोविज्ञान के रूप में कभी भी कुछ पढ़ने लगते तो हमें हामिद याद आने लगता है। और आज भी अगर हम जो केवल काली नीली पीली और वो टी शर्ट्स पहनकर मजदूर काम करते हो तो गोबर ही नजर आता है। और तबका लिखा अगर किसी भी, ये तो बाद में आकर बन गया, ये स्त्री विमर्श हो गया और ये जाति विमर्श हो गया और इसके ऊपर करने लगा। ये जो पुराने साहित्यकार हैं या जिनको कालजयी रचनाकार होता है, वो किसी एक ढांचे में बंद कर नहीं लिखते, वो तो मानवीय संवेदनाओं के आधार बढ़ते हैं और उन्होंने परोस दिया। आप अपने अपने ढंग से उसको अपने अपने वर्ग के अंदर लेते चले जाइए। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता मैं बता रहा हूं, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और ये देखा, प्रेमचंद को मैंने यहाँ खूब पढ़ा और पोलैंड के अंदर भी 2.5 साल हर सेमेस्टर के अंदर मुझे पढ़ाने का मौका मिला। और बच्चे खास तौर पर कफन और पूस की रात पर बात करते हैं, और जब ईदगाह पढ़ाने लगता है तो डिक्शनरी खोल के बैठते हैं। इतने उर्दू के शब्द हैं कि कई उर्दू के शब्द तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहे थे, डिक्शनरी खोल कर देखने लगा ये पढ़ने के लिए। प्रेमचंद को पढ़ना इतना आसान नहीं है कि हम एक रवानगी में पढ़ जाते हैं और टाइम करती है। हाँ, ये करने के लिए प्रेमचंद को जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो धैर्य की जरूरत है। प्रेमचंद को देखकर तेजेंद्र शर्मा की कहानी का भी मैंने आपको बताया, जिक्र किया। हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे हैं रमेश पोखरियाल जी, उनकी कहानी एक साक्षात्कार है, वो परीक्षा के आधार पर ही लिखी हुई है कि किसी भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो, अगर आपका डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति संवेदनशील नहीं है तो विभाग के अंदर सौहार्द नहीं बन पाएगा। मनुष्य होकर मनुष्यता नहीं रहेगी तो क्या रह गया? फिर तो बस आंख कान वाला एक ढांचा मात्र रह गया। तो मनुष्य की मनुष्यता को जगाए रखना जब तक बनी रहेगी, प्रेमचंद तब तक सार्थक रहेगी। और प्रश्न? दर्शन सर, शायद चैट बॉक्स में कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, देखिए। हाँ जरूर बोलिए। अपूर्वा, एक बार जरा देखें आप। हाँ, विद्यार्थियों का प्रश्न है। हमारे विभाग के वरिष्ठ हमारे आदरणीय वीरेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं, सर भी कुछ अगर जोड़ना चाहें तो। धन्यवाद दर्शन जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अपने जीवनानुभव और विश्व स्तर पे जो उनका योगदान है उसको साझा कर रहे हैं हम लोगों के साथ। प्रेमचंद जैसे कथाकार से चर्चा हो तो मुझे लगता है हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो अपनी शैली, अपने कथ्य में इतने सहज हैं कि जैसे कविता के क्षेत्र में कबीर है तो गद्य के क्षेत्र में लगभग वही हाल हमारे मुंशी प्रेमचंद का है। भारत को किसी ने जानना है तो वो तो रास्ता प्रेमचंद के साहित्य से होकर जाता है, अगर किसी ने भारत के और खासतौर से ग्रामीण संस्कृति को जानना है। बहुत सारगर्भित चर्चा चल रही है, बहुत ही उम्दा लेवल का कार्यक्रम है, और अच्छी बात यह है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी उभर रहे हैं। और जो बुनियादी बात शुक्ला जी ने उठाई थी कि मुंशी प्रेमचंद को और निराला जी को, ये दो ऐसे साहित्यकार लगते हैं जिनको दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है, और उसमें एक दृष्टिकोण से तो उनको बहुत जांचा परखा गया है, क्योंकि वो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने वाले संस्थापक अध्यक्ष 1936 में घोषित रूप से हैं।
और झंडा लेके खड़े हुए हैं। बिल्कुल उसके उनके उस प्रगतिशील लेखक संघ के साथ एक बहुत बड़े लेखकों का, साहित्यकारों का एक विशिष्ट वर्ग का एक साहित्यिक आंदोलन उभरा है। लेकिन उनके साहित्य में कोई भारत की संस्कृति और मूल्यों की पहचान नहीं होती, ऐसी तो बात नहीं है। अब सवाल ये है कि हम उनकी व्याख्याएं या उनके संदर्भ किस रूप में लेते हैं। अब जैसे शुक्ल जी ने बताया कि वहां पर कफन और ये जो दूसरी कहानी पूछ की एक रात ज्यादा लोकप्रिय है। लोकप्रिय मतलब ज्यादा पढ़ाई जाती है, उसके कारण भी हैं। मैं एक इतिहास या साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति किस एंगल से अपनी बात स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहता हूं, उसमें मेरी व्यक्तिगत, मेरे अपनी पर्सनैलिटी, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी परंपरागत जो मैंने सदियों से सभ्यता और संस्कृति के विकास में अर्जित की है, वो उभरेगी, वो आएगी। तो वो आती है। बहुत सारे लोगों को रहता है ये कहानियां, उनकी बड़ी श्रेष्ठ कहानियां, वो भी सिद्ध की गई हैं। और अगर भारत का परिचायक मुंशी प्रेमचंद है, तो भारत के कितने गांव में ये स्थिति है कि वहां पर मुर्दे को घर में छोड़ के और आदमी शराब पी के कफन के चक्कर में चला आता हो। इक्का दुक्का भी बड़ी विकट घटना होगी कहीं पूरे हिंदुस्तान के समाज में। नहीं तो हमारा तो कल्चर वो है कि मुर्दा सामने से आ रहा है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, रास्ता देते हैं, कोई भी हो वो जानते ही नहीं। और किसी को भी शमशान घाट में लकड़ी देने चले जाते हैं अपने घर से लेके। तो मतलब भारत की जो संस्कृति है वो अपने ढंग से है, लेकिन साहित्यकार उसमें से एक छोटा सा बिंदु उठा के और मानवीय संवेदनाओं को इतना विस्तार देता है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही बात शुक्ला जी ने कही, बहुत ही सुंदर वक्तव्य है, सब लोगों की टिप्पणियां अच्छी, बहुत बधाई। ऐसे कार्यक्रम और आगे होते रहेंगे, छात्रों को इससे बड़ा लाभ होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। आप शुक्ला सर, आपकी माइक म्यूट है। मैंने वीरेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर होने की, और इस कार्यक्रम से जुड़े इसलिए और भी बधाई, हम लोगों के बीच में आए। हाँ प्रश्न। हाँ जी सर, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। सर प्रश्न है, प्रेमचंद जी वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी वर्ग विभेदन का साधन है या समाधान? प्रेमचंद की दृष्टि में ये क्या है? ये प्रश्न जरा दोबारा बोलिए। जी सर, प्रेमचंद जी वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी वर्ग विभेदन का साधन है या समाधान? प्रेमचंद की दृष्टि में ये क्या है? मुझे तो ये प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। दर्शन जी। जी सर जी। जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न किस ये प्रश्न थोड़ा सा उसकी बनावट ठीक से नहीं कर पाए हैं। हाँ, पर मुझे लग रहा है ये वर्ग भेद से संबंधित कोई बात करना चाह रहे हैं। हाँ, इसको जिसका भी प्रश्न है उसको को बेटा जरा सामने वाले जो वक्ता हैं उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं है, बहुत सहज व्यक्ति हैं, थोड़ी भाषा को आसान कर दें तो फिर उत्तर देते बनेगा। जी सर, तब तक हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन का तो पतन हो गया है, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो भाषा के रूप में हो या कानून के रूप में। सर इन्होंने भी अपना प्रश्न क्लियर नहीं करा कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, बस इतना लिखा। तो हम भी उत्तर नहीं दे रहे, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। नहीं, ये सर यही पूछना चाह रहे हैं कि औपनिवेशिकता जो है आज भी हमारे मानस पर हावी है। जैसे भाषा के प्रश्न को लेकर है, आज हम अंग्रेजी के पीछे लग्गू हो रहे हैं, है ना, तो वो उस संदर्भ से जोड़ते हुए कि जो औपनिवेशिक मानसिकता रही है उसके संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं सर। ये तो पूरे विश्व के अंदर है, ये भारत के अंदर ही नहीं है। और भारत अगर गुलाम रहा है तो हमारे ऊपर खास तौर पर अंग्रेजी की गुलामियत का वो प्रभाव पड़ा रहा है और हम लोग उसी से चलते चले आ रहे हैं।
और ये भारत नहीं, जो जो लोग देश गुलाम रहे वहां वहां के इस रूप में रहे हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व को अगर आप देखोगे तो ये अंग्रेजी का हुकूमत का जो ये अंग्रेजी भाषा के प्रति जो ये मोह है, ये केवल 13-14 देशों के अंदर ही है, नहीं तो हर देश अपनी भाषा में ही बोलता है। चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, वहां की उनकी अपनी भाषा है। लेकिन एक बाजारवाद के अंदर अब प्रचलन बन गया है कि अगर पूरे विश्व के अंदर कोई भाषा चाहिए तो उसके रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रति लोग पढ़ना, उसको जानना चाहते हैं, बस यही बात। जी सर, अगला प्रश्न है, साहित्य के बिना जीवन अधूरा है और उनमें 4 चांद लगाते हैं प्रेमचंद जी जैसे महान साहित्यकार। हमारे जीवन को पूरा करने में प्रेमचंद जी का कितना महत्व है, बताएं। बहुत महत्व है बेटा, जितना आपका जीवन में आपके माता पिता का महत्व है उतना ही है। साहित्य के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं है। साहित्य जीवन को गति देता है, जीना सिखाता है, रिश्तों को निभाना सिखाता है। और इतिहास केवल आपको तथ्य बताता है, घटनाएं बताता है। साहित्य आपको समस्या भी दिखाएगा एक समाज की, तो उसका समाधान भी देगा। इसीलिए साहित्य क्या होता है, जो काल जी साहित्य होते हैं वो देश काल की सीमाओं से परे होते हैं, वहां केवल मनुष्य है। जी सर, पृथ्वी कुमार पूछ रहे हैं कि खेल के संदर्भ में क्रिकेट की जगह गुल्ली डंडा को ऊपर दिखाना क्या राष्ट्र की संस्कृति को दिखाना है? आखिर ये जड़ कब खत्म होगी? अगर आप राष्ट्र की संस्कृति को दिखा देते तो क्या हो गया? अगर आप अपने घर के ऊपर अगर तिरंगा झंडा लगाते हो तो इसमें क्या बुरा है? और खेल खेले कौन जाते थे? गुल्ली डंडा ही पे खेला जाता था गांव के अंदर, और हमने भी खूब खेला है। और क्रिकेट बना क्या है? गुल्ली डंडे का ही तो रूपांतरण है। पदना पदाना यही तो है क्रिकेट। और खेल के अंदर खेल की भावना जो है, जो मिल्खा सिंह कह गए हैं ना, खेल को खेल की तरह से जाता है, और खेल ही एक ऐसा होता है जो सारे राग द्वेष मिटा देता है, देश को जोड़ने का काम करता है। तो गुल्ली डंडा तो वो दिखा रहा है। लेकिन हम जिस कहानी को पढ़ते हैं और ये आरोप लगा दें ये इसमें राष्ट्रवाद है, ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है, इन सब चीजों से हटकर साहित्य को पढ़ना चाहिए। साहित्य को किसी वर्ग, किसी विशेष दृष्टि के दायरे में न लें। और यही कारण रहा है कि जो निश्चित रूप से ये है कि जो साहित्यकार, कई हम तो जानते हैं, कई ऐसे साहित्यकार हैं, बहुत बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेकिन आलोचकों ने उनके ऊपर ऐसी कनपटी पे मारा कि वो बेचारे आज तक कहीं पता ही नहीं लगा वो कहाँ चले गए। तो आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी आलोचना क्या, समालोचना होनी चाहिए। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। सर मेरा नाम आकाश सोनिक है, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ बेटा। सर प्रौद्योगिकी वाला सवाल मेरा था। हाँ सर मेरा कहना है कि एकदम से पूरा समाज टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट हुआ है। हाँ। इस दौरान हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तक जो पहुंच है वो कुछ ही लोगों की है। हाँ। तो ये टेक्नोलॉजी क्या एक वर्ग को ही, जो मतलब 10 से 15% है, आगे आने वाले समय में उनको ऊपर ले जाएगा, या 90% वर्ग को पीछे छोड़ने पे ज्यादा फोकस करेगा? ये वर्ग भेद को बढ़ाएगा या कम करने का काम करेगा? ये प्रौद्योगिकी केवल एक भारत की नहीं, ये पूरे विश्व की है। और इस प्रौद्योगिकी के साथ हम चलना भी पड़ेगा। और महानगरों के यहाँ बड़े बड़े, आप ये ना सोचें कि भारत के अंदर महानगरों के अंदर ही इंटरनेट की सुविधा है। यूरोप के अंदर भी कई जो छोटी जगह है वहां पर इंटरनेट नहीं आ पाता। प्रौद्योगिकी से विकास जरूर होगा, लेकिन असली विकास जिस रूप में कह रहे हैं वो गांव से ही होगा, और विकास की डगर वो गांव से ही आती है।
और प्रश्न? सर मैं राजकुमारी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से ही बोल रही हूँ। हाँ। बहुत अच्छा व्याख्यान था आपका, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो दो बच्चों के जो प्रश्न हैं, उनको हमें इस तरह से मतलब देखना चाहिए कि जो बच्चा कह रहा है कि गुल्ली डंडे पे क्रिकेट हावी है, है ना, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं बच्चे की सिर्फ प्रेमचंद ने गुल्ली डंडा पर ही कहानी नहीं लिखी है, क्रिकेट पर भी लिखी है, 300 कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद की, क्रिकेट पर भी है ना। और दूसरी तरफ गुल्ली डंडा जो है वो वर्ग आधारित कहानी है कि कैसे, और ये इसका गुल्ली डंडे का संबंध हमारे बचपन से है ना। बड़े होकर के कोई भी आपको गुल्ली डंडा खेलता हुआ नहीं मिलेगा, है ना। बचपन में ज्यादातर जो ग्रामीण या जो निम्न वर्गीय समाज था या मध्य निम्न वर्गीय, वो गुल्ली डंडा जरूर खेलते थे। ना बिल्कुल गलत है राजकुमारी, बिल्कुल गलत है। मैं खूब गुल्ली डंडा खेला हूँ और गाँव के अंदर खूब कुश्ती लड़ी है। जी वही तो कह रही हूँ, मतलब एक उम्र से जाति और वर्ग एक को छोड़ दीजिए आप, हम लोग बिल्कुल एक क्लास से उसका संबंध है ना। और कोई क्रिकेट क्लास का नहीं है, संबंध जो है वो प्रेमचंद यही कहते हैं खेल के अंदर कोई क्लास नहीं है, कोई जाति नहीं है, और जब जाति के कारण होता तो खेल ही नहीं रहता। नहीं आप समझे नहीं, मैं कह रही हूँ कि बचपन में ही गुल्ली डंडा खेला जाता है। हाँ, बड़े होकर के कोई गुल्ली डंडा नहीं खेलता। आप क्या सोचते हो कि मतलब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जाके अब क्या है यूनिवर्सिटी के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लगेगा? क्रिकेट जो है 80 साल पहले की कहानी है वो। उस समय गुल्ली क्रिकेट डंडा तब शुरू हो गया था, क्रिकेट तब शुरू हो गया था। और इस बच्चे का प्रश्न ये है कि गुल्ली डंडे की बात कर रहे हैं प्रेमचंद, यानी कि उसको सांस्कृतिक रूप दे रहे हैं, और जबकि क्रिकेट को वो नीचे करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रेमचंद ने गुल्ली डंडे पर भी कहानी लिखी है और क्रिकेट पर भी, दोनों पे लिखी है। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा ये, उन्होंने क्रिकेट पे भी लिखी है, उनकी सोच कहाँ की कहाँ है। हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक यानी कि एक संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। वो किसी, मैंने तो कहा ना, किसी ना जाति को लेकर लिखे ना करके, वो तो पूरे विराट रूप में विश्व संस्कृति। और गुल्ली डंडे का संबंध बचपन से ज्यादा है ना, वो उसको बच्चे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा व्याख्यान था आपका, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत सरल, प्रवाहमयी, स्पष्ट भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए और प्रेमचंद और उनके नितेश कुछ कहना चाह रहा है। नितेश कुमार पांडे हैं। नितेश कुमार पांडे हैं, जरा एक बार इस बच्चे का सुन लीजिए, बार लिख रहा है नितेश। हाँ नितेश बोलिए। जी सर, जी हाँ सर, हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो गांव के छोटे छोटे साहित्यकार के पास चले जाते हैं और उनके बारे में काफी विस्तार से लिखते हैं। लेकिन जब प्रेमचंद के यहाँ की बात करते हैं तो वो प्रेमचंद पर उतना नहीं लिखे हैं जितना लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं, प्रेमचंद के ऊपर भी लिखा है, ऐसा नहीं है। और प्रेमचंद के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैं रामचंद्र शुक्ल को भी छोड़ दो जी आप कहने के लिए। प्रेमचंद के ऊपर विश्व के अंदर लिखा जा रहा है। विश्व के सबसे ज्यादा अगर पीएचडी तुलसीदास की बात हो रही है, प्रेमचंद के ऊपर हो रही है। प्रेमचंद को अगर आप नहीं पढ़ते तो ये प्रेमचंद की हानि नहीं है, प्रेमचंद का दोष नहीं है। प्रेमचंद वो कालजयी रचनाकार है। जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल, प्रवाहमयी, स्पष्ट भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए और प्रेमचंद और उनके साहित्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां देकर हमारे ज्ञान को बढ़ाया। अब मैं आमंत्रित करूंगी इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर दर्शन पांडे सर को, वो आए व धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सर आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद पूर्वा। निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। हालांकि 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से और कुछ दूसरे कारणों से हम इसको आज हम तय कर पाए हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद तो सुधांशु शुक्ला सर का ही है। आज उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य पर बहुत ही
गहनता के साथ और उनके विविध पक्षों को, जो साहित्य के जो विविध पक्ष हैं, कहानियाँ, जो उपन्यास के जो तमाम पक्ष हैं, उनको बहुत ही गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। तो सर का आभार है। निश्चित रूप से प्रेमचंद मानवीय संवेदनाओं के रचनाकार हैं, ये हम सभी जानते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, प्रेमचंद को मुझे याद है कि जब मैं बीए विशेष में था तो हमारे पास एक प्रेमचंद प्रश्न पत्र का विकल्प हुआ करता था। तो उस समय हमने लगभग प्रेमचंद की 40 कहानियां हमारे उस पाठ्यक्रम में संकलित थी। तो हमने 40 कहानियां कम से कम वो उस समय पढ़ी थी हमने। और इसके अलावा भी हमने, क्योंकि कहानियां इतनी रोचक थी, एक से एक जो कहानियां थी, जिसमें अभी मुझे आता है कि बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, सदगति, सवा सेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बहुत सारी कहानियों का जिक्र आपने किया है। इसके अलावा बहुत सारी और कहानियां थी। यानी कि समाज के जितने भी चित्र हो सकते हैं, समाज का कहते नहीं बहुरूपी और बहुरंगी चित्र जो है, हमें इनकी कहानियों में मिलता है। अगर हमें किसी आलोचक ने भी कहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय पूरा का पूरा, अगर आप उपन्यास पढ़कर देखें, प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ें, कहानियां पढ़ें, तो पूरी कहानियों में और उनके उपन्यासों में वो राष्ट्रीय आंदोलन हमें दिखाई देता है। हमें अलग से कोई इतिहास की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर इतिहास की किताबों को कहीं अगर जला भी देना, भारतीय इतिहास उस समय के, उनकी कहानियों को पढ़कर भी हम उस समय के आंदोलन को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही पूरी कहा। अनुभूति जो है हमें उनकी कहानियों में और उपन्यासों में मिलती है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और उस पूरे समाज का चित्र, शहर से लेकर गांव तक, है ना, आप स्त्री जीवन देख लीजिए, दलित जीवन देख लीजिए, मजदूर की समस्या, किसानों की समस्या, आज हम लोन लेते हैं तो जो ऋण की समस्या होती है, कैसे महाजन और सूदखोर कैसे जो है, आप सवा सेर गेहूं को पढ़िए, गजब की कहानी है। मतलब क्या अद्भुत कहानी है। बाबा जी का भोग है कहानी, कुछ इसी तरह की है। ठाकुर का कुआं जो एक कहानी है। तो तमाम ऐसी कहानियां हैं जिसमें हमें ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं। पाखंड दिखाई देता है हमें, जो जनरेशन गैप की बात करते हैं, दो पीढ़ियों की टकराहट दिखाई देती है। तो हर विषय पर आप जितने भी विषय आप सोचते चले जाइए, सभी विषयों को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में दिखाया है। निश्चित रूप से प्रेमचंद सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं। मुझे लगता है कि प्रेमचंद जब तक हमारा समाज रहेगा, भारतीय समाज जो है प्रेमचंद को पढ़ता रहेगा, उनसे प्रेरणा लेता रहेगा। मनोवैज्ञानिक रचनाकार तो है ही, उन्होंने बाल जीवन से लेकर, बाल मनोविज्ञान से लेकर वृद्ध मतलब जीवन तक उनके मनोविज्ञान को भी प्रेमचंद ने जो है अपनी कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, और तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए, उनको हम बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से सर, आपका व्याख्यान आज बहुत ही प्रेरक रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उद्बोधन आपने किया है। विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा, हम सबको लाभ हुआ है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं अपने प्राचार्य प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान की है। अपने विभाग के सभी वरिष्ठ साथियों, डॉक्टर सर्वेश कुमार दुबे सर, प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज सर, प्रोफेसर रुचिरा मैडम और डॉक्टर विकास शर्मा जी, डॉक्टर राजकुमारी जी, और हमारे साथ जुड़ी ज्योति शर्मा जी जो विदेश में है इस समय, अध्यापन कार्य कर रही है वहां पर। इसके अलावा और जो हमारे साथी हैं, कंचन जी, कल्पना जी, अशोक जी, तरुण जी, अरविंदर जी, प्रवीण जी, इन सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। बाकी अपने हिंदी विभाग के सभी विद्यार्थियों को, कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं विभाग के अलावा भी, उन सब का भी धन्यवाद। कॉलेज से बाहर तमाम विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से भी हमारे इस कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो उन सबका आभार। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी हमें सहयोग मिला है, उन सबके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और सर आपको हम याद करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी। दर्शन जी, और इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत बहुत दर्शन जी को भी धन्यवाद।
बहुत बहुत बधाई शिवाजी कॉलेज को। और मुझे लगता है कि एक व्याख्यान नहीं होकर बहुत अच्छी चर्चा हुई, बातचीत हुई, जिसके अंदर पूरे विभाग के सभी लोगों का सहयोग रहा, एक व्यक्ति का वक्तव्य नहीं रहा, सब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई और सबकी सहभागी ही विकास का मार्ग है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।